चैप्टर 201। क्रिस्टल ने राहत की सांस ली। उसने ये संदेश हैरल्ड को भेजा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बैठक के दौरान प्रेसिडेंट व्हाइट का पता चला जब वो काम में आलस कर रहा था। लैरी ने अपनी आंखें सनकरीं और मंच पर हाथ रखे। उसके पीछे प्रोजेक्शन स्क्रीन पर एक अस्थायी रूप से रुका हुआ प्रस्तुति स्लाइड दिखता था। उसने कहा, मास्टर व्हाइट, क्या आप बैठक के दौरान मेरी तरफ देख सकते हैं? हैरल्ड, जो खुलकर आलस कर रहा था, आत्मसंतुष्ट और घमंडी था। देखने क्या है? लैरी ने कहा, मैंने कंपनी के भविष्य, कंपनी की संभावनाओं और 100 साल की योजना के बारे में बात की। हैरल्ड ने कहा, मैं 100 साल बाद मर चुका हूँगा। लैरी चुप रह गया। उसने जीभ टैपा और कहा, प्रिय शेयरधारकों, आप उसका पालन कर सकते हैं। मैं और नहीं करूँगा। अपनी मेहनत की कमाई उसने एक छोटी लड़की को मनाने में लगा दी। शेयरधारक चुप थे। मिस्टर रेन्स बहुत दबंग और प्रभावशाली थे। वे भी ऐसे दबंग बनना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी। पैसे कमाना शर्मनाक नहीं था। हैरल्ड ने अपना फ़ोन मेज पर रखा और कहा, मैं अब उस छोटी लड़की को परेशान नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। लैरी के बोलने का इंतजार किए बिना वो बोला, अगली बार अगर तुम झगड़ालू बने तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। लैरी के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। हैरल्ड, मुझे तुमसे मिलकर बहुत बदकिस्मती हुई। धन्यवाद, हैरल्ड ने कहा। ये तुम्हारा सम्मान है। लैरी चुप था। मुख्य शेयरधारक इसकी आदत डाल चुके थे। जब बोर्ड की बैठक हुई, मिस्टर रेन्स का इतना गुस्सा आया कि उसने खून नहीं उल्टा। यह असामान्य था। मिस्टर रेन्स ने जोश से भाषण दिया। लगभग आधे घंटे बाद हैरल्ड की बारी आई। वो ऊपर गया और हल्की आवाज में बोला, मेरी राय मिस्टर रेन्स की तरह ही है। भीड़ ने उत्साह से तालियां बजाईं। लैरी चुप था। लैरी ने अपने आप को अश्लील शब्दों को निगलने के लिए मजबूर किया। बैठक खत्म होने के बाद लैरी भूत की तरह हैरल्ड के पीछे पीछे गया। क्या तुमने अभी क्रिस्टल को मैसेज भेजा था? हैरल्ड ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है? लैरी ने कहा, जब तुम बैठक में थे तब तुम कभी आलस नहीं करते थे। सच में, ये तो प्यार की खुशबू है। हैरल्ड उलझन में था। हैरल्ड ने उसे चैट हिस्ट्री दिखाई। वो बहुत मूर्ख हैं। लैरी कुछ देर चुप रहा और कहा, आगे से तुम्हारे आलस की बात मत करो। भले ही तुम काम पर न आओ, मैं शिकायत नहीं करूँगा। तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अफसोस कि वो मूर्ख है। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। हैरल्ड ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मुझे हाल ही में पता चला है कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं वास्तव में एक छोटी मूर्ख लड़की को इतनी देर तक पाल सकता हूँ। लैरी सम्मानपूर्वक बोला, तुम वाकई अच्छा इंसान हो। क्रिस्टल को तुम्हारे लिए एक रेशमी झंडा देना चाहिए था। जरूरत नहीं, हैरल्ड ने कहा, उसने मुझे पहले ही पर्याप्त ठुकराया है। लैरी ने अपनी थोड़ी छुई और कहा, सच कहूँ तो वो सच में एवंस परिवार की वंशज नहीं लगती। उसका दिखावा सचमुच उसकी माँ जैसा है। क्या तुमने क्लोई को देखा है? हाँ, लैरी ने कहा, जब मैं बहुत छोटा था, वो अभी एंटनी को गर्भित कर रही थी। मेरी माँ मुझे एवंस परिवार के यहाँ मेहमान के रूप में ले गई थी और कहा था कि एंटनी यदि लड़की होता तो वो मेरी पत्नी होती। लैरी ने आह भरी। एवंस परिवार और क्रिस्टल के भाइयों का मिसेस एवंस को न छोड़े जाने में कोई दोष नहीं है। मिसेस एवंस वाकई बहुत अच्छी महिला हैं। हैरल्ड के होठों के कोने हंस गए। तुम तो मेरी माँ को भी बहुत अच्छी कह रही हो। अब तुमसे मेरी बात की कोई विश्वसनीयता नहीं रही। चैप्टर 202। लैरी हक्का बक्का रह गया। तुम अब भी नहीं छोड़ पा रहे? उसने भौहें तानी। इतने साल हो गए। 100 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा ही है। हैरल्ड ने बिना भाव दिखाए कहा, तुम मुझसे उसके बारे में बात न करो। इसके बाद वह तेजी से बाहर चला गया। लैरी ने पल भर हिचकिचाया, फिर उसका पीछा करते हुए कहा, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि आंट लेलानी तुमसे प्यार करती थी। उसने होंठ दबाए और हैरल्ड की ओर देखकर कहा, तुम वो बच्चा हो जिसे उसने जन्म दिया है। उसने। हैरल्ड मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी। अगर वो कर सकती तो मुझे जन्म लेते ही दबोचकर मार देती। क्या तुम मानते हो? लैरी चुप हो गया। उसे लेलानी का मूल्यांकन नहीं आ रहा था। वो इतनी चरम थी कि न दूसरों को मौका देती थी, न खुद को। मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहता था, लैरी ने कहा, हाल ही में पता चला कि आंट लेलानी मरने से पहले किसी से मिली थी। हैरल्ड ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ता रहा। लैरी ने जवाब दिया, वो क्लोई थी। उसने मरने से पहले आखिरी बार क्रिस्टल की माँ क्लोई से मुलाकात की। हैरल्ड अपनी जगह रुका। व्हाइट परिवार के पुराने हवेली में बॉनी एक छड़ी पकड़े और अपनी कलाई में मन के घुमा रही थी। कई पुजारी जैसे लोग उसके पीछे थे।
उसकी धुंधली आंखों में वे पुजारियों के चेहरे की झलक थी। उसने पूछा, मास्टर, क्या भूत भगा दिया गया है? एक मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, पुरानी मैडम, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी हवेली का भूत खासा घृणित है, इसे भगाना इतना आसान नहीं। बॉनी के होंठ कांप उठे। वो इन मास्टर्स पर बहुत भरोसा करती थी। कुछ समय पहले उसे बार बार सपना आता था कि लिलानी, वो कुतिया, वापस आकर उसकी जान मांगेगी। बॉनी जब जवान थी तो वो बहुत बेरहम थी और भूतों से डरती नहीं थी। पर जैसे जैसे वो बूढ़ी हुई, अपनी जान की कदर करने लगी। हर रात पुराने दोस्तों के जुल्म की वजह से वो सो नहीं पाती। उन मास्टर्स को बुलाने के बाद उसे लिलानी के सपने कम आने लगे। लेकिन हैरल्ड के हादसे के बाद वे सपने फिर से लौट आए। मास्टर ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पोता निर्दयी और अकेलापन है। जब वो मरेगा तो और भी भयानक होगा। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो उसकी घृणा दब जाएगी और तुम्हें चैन मिलेगा। बॉनी ने गहरी सांस ली और कहा, उम्मीद है माँ, साइलेंट टेम्पल सामने है। किम्बली ने अचानक कहा, चले। साइलेंट टेम्पल हैरल्ड के पिता एंटोनियो का निवास था। एंटोनियो बॉनी का जैविक नहीं था और वो आमतौर पर बाहर नहीं जाता था। वो केवल अपने आंगन में खाता और प्रार्थना करता था। बॉनी को थोड़ा घृणा हुई और बोली, नहीं, चलो वापस चलते हैं। ओह, किम्बली ने जवाब दिया। वो भी एंटोनियो को देखना नहीं चाहती थी। वो दुनिया से कटे हुए लगता था और व्हाइट परिवार के मामलों की परवाह नहीं करता था। इस बार उसका इकलौता बेटा मर चुका था, लेकिन वो साइलेंट टेम्पल नहीं छोड़ा। वो बेहद उदासीन था और किम्बली उससे अनजाने में डरती थी। जब उसने व्हाइट परिवार में शादी की तब व्हाइट परिवार अभी भी एंटोनियो के हाथ में था। व्हाइट परिवार एक बहुत पारंपरिक पुराना परिवार था। परिवार के व्यवसाय की विरासत परिवार के बड़े वंशज को मिलती थी। बॉनी ने पद संभाल लिया, लेकिन मार्क को गैरकानूनी संतान कहा जाता था। इसलिए शुरू से ही व्हाइट परिवार का व्यवसाय मार्क के साथ नहीं जुड़ा था। वरना मार्क की पहचान होने के कारण वो किम्बली जैसे छोटे परिवार की लड़की से शादी नहीं करता। फिर भी किसी ने नहीं सोचा था कि व्हाइट परिवार के वैद सबसे बड़े वंशज की इतनी जल्दी हार होगी और उनका एकमात्र खून का संबंध खत्म हो जाएगा। अंत में व्हाइट परिवार मार्क के हाथ में आ गया। चैप्टर 203। अनाया एक बहुत ही सहज व्यक्ति थी जिसके साथ आसानी से मेलजोल किया जा सकता था। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि मिसेस मैकएडम्स की पसंद, उनके पहनावे की सामान्य शैली और उनके शरीर के माप क्रिस्टल को अच्छे से समझा सके। क्रिस्टल ने मिसेस मैकएडम्स की तस्वीर देखी। मिसेस मैकएडम्स एक सुंदर महिला थी, जैसे खिलता हुआ पीनी फूल। वो इतनी खूबसूरत थी कि उनके साधारण कपड़े भी उनकी सुंदरता को पूरी तरह छुपा नहीं सकते थे। हम पियनीस की कढ़ाई करेंगे। क्रिस्टल ने कागज पर एक मोटा आकार बनाया और कहा, तुम्हें कैसा लगता है? अनाया ने उसे देखा और पाया कि क्रिस्टल ने कुछ ही स्ट्रोक से पीनी के आकर्षण को जन्म दिया था। ये स्पष्ट था कि क्रिस्टल काबिल थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। क्रिस्टल ने सिर हिलाया। अचानक वो चारों ओर देखने लगी और बोली, अनाया, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, क्रिस्टल ने कहा, मैंने पहले पढ़ा था कि मास्टर बोल्टन ही बोल्टन क्लैन की कढ़ाई तकनीक की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। हाँ, अनाया ने कहा, बोल्टन क्लैन की कढ़ाई तकनीक बहुत कठिन है। अलेटा कई सालों से मास्टर बोल्टन के साथ है, लेकिन उसने कभी इसे नहीं सीखा। अब सबको चिंता हो रही है कि यह तकनीक खो जाएगी। क्रिस्टल ने माथा टेढ़ा किया और पूछा, क्या मास्टर बोल्टन के गुरु को इस तकनीक के बारे में पता नहीं? गुरु? अनाया ने आश्चर्य से कहा, मास्टर बोल्टन ने बोल्टन क्लैन की कढ़ाई तकनीक खुद बनाई है, इसका उसके गुरु से क्या लेना देना? क्रिस्टल दंग रह गई। उसकी आंखें खुल गईं। उसने खुद इसे बनाया? हाँ, अनाया ने कहा, करीब 23 साल पहले मास्टर बोल्टन ने पहली बार ऐसी कढ़ाई पेश की जिसने पूरे कढ़ाई जगत को हिलाकर रख दिया। उस समय वो 30 के लगभग थी, लेकिन उसने इतनी नाजुक कढ़ाई तकनीक विकसित की। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं कि वो एक बेजोड़ प्रतिभा थी। क्रिस्टल धीरे धीरे माथा टेढ़ा करने लगी। क्या बोल्टन क्लैन की कढ़ाई तकनीक वास्तव में क्रिस्टी ने खुद बनाई थी? लेकिन मास्टर बोल्टन के गुरु के बारे में बात करें तो वे उस समय काफी सनसनीखेज थीं। अनाया ने कुछ सोचकर कहा, जब मास्टर बोल्टन प्रसिद्ध हुई तब उनका गुरु उनके लिए खुश नहीं था, बल्कि उनसे जलता था और मास्टर बोल्टन के काम की नकल की। वो कढ़ाई जगत में काफी प्रसिद्ध थी। इस घटना के बाद मास्टर बोल्टन के गुरु की साख खत्म हो गई और वह धीरे धीरे गायब हो गई। मुझे याद है, उनका नाम शायद क्राउच था। क्राउच? क्रिस्टल ने तुरंत कहा, मॉनी क्राउच, है ना?
हाँ, अनाया ने कहा, यह मोनिक क्राउच ही है। ये नाम खास था इसलिए मुझे याद है, तुम्हें कैसे पता? क्रिस्टल ने अस्पष्ट रूप से कहा, मैंने कुछ जानकारी ढूंढते वक्त देखा। अनाया ने सिर हिलाया और कहा, मास्टर क्राउच पहले बहुत सम्मानित थी। वो कढ़ाई की दुनिया की नेता थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने कोई गलती की। अब अफसोस, यहाँ वो आगे नहीं बढ़ी। क्रिस्टल सोच में डूब गई। भले ही मोनिक पागल थी, जब वो होश में होती, वो क्रिस्टल को दुनिया में कैसे जिंदा रहना है, ये बहुत कुछ सिखाती थी। क्रिस्टल के मुताबिक वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, और जब वो फैबी लौट आई, तब मोनिक ने खासतौर पर कहा था कि क्रिस्टल को ये कहीं नहीं बताना चाहिए कि उसने अपनी कढ़ाई की कला कहाँ से सीखी। क्या ये क्रिस्टी के कारण था, जिससे उसे सावधान रहना था? तुम क्या सोच रही हो? अनाया ने कहा, तुम अपने विचारों में इतने खोई हुई हो। कुछ नहीं, क्रिस्टल ने होंठ से कोड़ते हुए कहा, मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की कि कोई गुरु ऐसा कर सकता है। अनाया ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। क्रिस्टल ने समय देखा और कहा, मुझे दोपहर में कुछ काम है। अनाया, मैं पहले चलती हूँ। अनाया ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और कहा, जाओ। चैप्टर 204। डोरा आज बाहर जा रही थी, इसलिए उसने खासतौर पर सज धज कर तैयार हुई थी। पहली नज़र में लोग समझ गए कि वो एक अमीर परिवार की बेटी है। एक लग्जरी कार क्रिस्टी की स्टूडियो के सामने रुकी। डोरा खुद कार से उतरी और क्रिस्टल को लेने आई। जब उसने देखा कि क्रिस्टल अभी भी फैशनेबल नहीं है, तो वह अनजाने में अपनी भौहें चढ़ा गई, लेकिन उसकी मुस्कान नर्म थी। क्रिस्टल। जब क्रिस्टल ने उसे देखा, तो वह न तो ठंडी थी और न ही उदासीन। उसने कहा, हम। डोरा को उसकी उदासीनता से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? बेशक, डोरा को क्रिस्टी की प्रतिष्ठा पता थी, लेकिन वो लग्जरी वस्त्रों को पसंद करती थी। उसे इस तरह की पुरानी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो कभी क्रिस्टी की स्टूडियो में नहीं गई थी। मैं यहाँ काम करती हूँ, क्रिस्टल ने कैजुअली कहा। डोरा की आंखों में तिरस्कार झलक गया। एवंस परिवार की प्रतिष्ठित 5वीं युवा महिला वास्तव में किसी के लिए काम करने आई है, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। तुम अद्भुत हो, डोरा ने आह भरी, मैं बचपन से ही अपने परिवार के पैसे खर्च करती आ रही हूँ। मैंने कभी अपनी खुद की कमाई नहीं की। क्रिस्टल ने उस पर नज़र डाली और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह गौरव की बात है? डोरा मुंह बंद कर बैठी। उसने अपने दांत पीसे। वो भूल गई थी कि क्रिस्टल एक अनियंत्रित व्यक्ति है। उसने क्रिस्टल से इतनी कठोर बातें कही थी, लेकिन शायद क्रिस्टल उनकी ताने को समझ नहीं पाई। मैं भी भविष्य में कड़ी मेहनत कर पैसा कमाऊंगी। डोरा ने शोक व्यक्त किया। ड्राइवर और सहन नहीं कर पाया। उसने नाखुशी में क्रिस्टल को देखा और कहा, मिस, हमारा परिवार मिस एवंस को पालने के लिए तैयार है। उसके लिए ठीक है कि वो अपने पूरे जीवन अपने परिवार के पैसे खर्च करे। तुम क्या कहना चाहती हो? क्रिस्टल ने ड्राइवर की तरफ देखा। तुमने मुझे पहले ही मिस कहा, फिर मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? एवंस परिवार ने तुम्हें हर महीने कितना वेतन दिया ताकि तुम इतना घमंडी हो सको? ड्राइवर का चेहरा बदल गया। हालांकि वो डोरा का बचाव करना चाहता था, लेकिन क्रिस्टल सही थी। चाहे क्रिस्टल को कितना भी नाफरमानी मिली हो, वो अभी भी एवंस परिवार की 5वीं युवा महिला थी, जो परिवार के वंशानुगत ग्रंथ में दर्ज थी। कोई भी एक ड्राइवर के रूप में उसके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता था। ठीक है, ठीक है। डोरा जल्दी से ड्राइवर को बचाने के लिए कूद पड़ी। चलो, केलर ने कहा कि उसने कंट्री एफ से एक प्रसिद्ध मिठाई मास्टर को यहाँ बुलाया है। हाई टी का आयोजन होना है। उसके शब्द खत्म करने से पहले क्रिस्टल पहले ही कार में बैठ गई और बोली, आओ। अगर तुम देर हो जाओगे तो बुरा होगा। डोरा चुप रह गई। ये हाई टी लेस्ली परिवार द्वारा आयोजित किया गया था। केलर और डोरा हाई स्कूल के सहपाठी थे और उनका अच्छा रिश्ता था। हालांकि केलर डोरा का ज्यादा समर्थन करती थी क्योंकि वे दोस्त थीं। आखिरकार डोरा उस समूह में सबसे अच्छे परिवार से आती थी। स्टेसी और उसका बीच में कुछ दूरी थी। उस समय हैरल्ड सत्ता में था और सच्ची पकड़ व्हाइट परिवार के हाथ में थी। इसका व्हाइट परिवार की दूसरी शाखा से कोई लेना देना नहीं था। हाल ही में ही स्टेसी की स्थिति सुधरी थी। लेस्ली परिवार का विला उपनगर में था। डोरा ने सोचा था कि क्रिस्टल ने हाथी नहीं देखा होगा और वो लेस्ली परिवार के गार्डन विला को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होगी। परिणामस्वरूप क्रिस्टल हमेशा उदास दिखती रही। वो केवल तब थोड़ी उत्साहित हुई जब उसने मिठाई का जिक्र किया। डोरा चुप रह गई। क्रिस्टल निश्चित रूप से एक भूखे भूत से पुनर्जन्मी थी। रोज, घर की मालकिन केला खुद आई और उत्साह के साथ बोली, तुम आखिरकार आ गई हो। सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
हाँ, अन्य अमीर जवान महिलाएं जो पहले ही आ चुकी थी, एक एक करके बोली, हम तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। इन दिनों तुम इतनी व्यस्त कब हो? मैं अपनी छोटी बहन को लेने गई थी। डोरा मुस्कुराते हुए क्रिस्टल को खींची और बोली, तुम सब अभी तक आधिकारिक तौर पर मिले नहीं, है ना? यह मेरी छोटी बहन क्रिस्टल है। जीवंत माहौल अचानक शांत हो गया। सभी ने क्रिस्टल की ओर देखा। लेकिन चैप्टर 205 केलर ने भौहें उठाई और पूछा, रोज, तुम उसे यहाँ क्यों लाई? उनके चेहरे पर जैसे साफ लिखा था, हम उसे पसंद नहीं करते। डोरा को केलर की कटुता का एहसास नहीं हुआ। वो मुस्कुराई और बोली, आगे चलकर हम अक्सर मिलेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलो। उसने क्रिस्टल से दोस्ती कराई। ये केलर है, वो मेरी अच्छी दोस्त है। क्रिस्टल ने हाथ बढ़ाया, मिलकर खुशी हुई। लेकिन केलर ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए उसे अनदेखा कर दिया। वो सीधे डोरा की बाँह पकड़कर उसे आगे ले गई। अगर तुम जल्दी नहीं आओगी तो जो मैं खास तुम्हारे लिए काली चाय बनाई हूँ, वो ठंडी हो जाएगी। चलो। डोरा ने पीछे मुड़कर क्रिस्टल को देखने की कोशिश की, लेकिन लोग उसके चारों ओर आ गए और उसे बाग में धकेल दिया। क्रिस्टल अकेली वहीं खड़ी रही। अगर कोई और होता तो वो बेहद शर्मिंदा हो जाता, लेकिन क्रिस्टल की आंखें मिठाइयों से भरी थीं, इसलिए वो सहजता से उनके पीछे चल दी, जिससे सभी उसकी ओर और तिरस्कार से देखने लगे। क्रिस्टल, यहाँ बैठो, डोरा ने उसके बगल की कुर्सी खींचकर कहा। यहाँ आओ। क्रिस्टल उसके पास बैठ गई। लॉना थोड़ी नाराज थी। ये जगह पहले उसकी थी। मिस एवंस, मिस हामन ने अजीब आवाज में कहा, तुम शादी के बाद कितनी बेफिक्र और खुश हो गई हो। तुम्हारा पति ताबूत में पड़ा है और तुम हर जगह खेलती फिर रही हो। मुझे नहीं पता मास्टर वाइट उस दुनिया में बेचैन होगा या नहीं। क्रिस्टल ने गंभीरता से जवाब दिया, तो तुम नीचे जाओ और उससे पूछो। लॉना ने दांत पीसे, अगर मास्टर वाइट अभी जिंदा है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बारी उससे शादी करने की होगी? क्रिस्टल ने कहा, अगर वो जिंदा होता तो वो नाराज होता जब तुम ऐसा कहते। सभी ने ताने दिए। लॉना ने कहा, तुम कौन समझती हो अपने आप को? जब मास्टर वाइट जिंदा थे तो उन्होंने रोज को भी गंभीरता से नहीं लिया था। वो तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ सकते थे? मुझे लगता है तुम्हें अपने सपने छोड़ देने चाहिए। क्रिस्टल को थोड़ा निराशा हुई। ये लोग उस पर विश्वास क्यों नहीं करते थे? हैरल्ड उससे सचमुच अच्छा व्यवहार करता था। वो इन लोगों से झूठ बोलने का इरादा नहीं रखती थी और गंभीरता से सफलता चाहती थी। अचानक केलर ने पूछा, मैंने सुना है कि तुम कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। डोरा ने जल्दी से कहा, केलर, ऐसा मत कहो, क्रिस्टल नाराज हो जाएगी। वहीं लॉना ने कहा, ये सच है कि उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। डरने की बात क्या है? सुना है कि तुम हाई स्कूल इसलिए जा पाई क्योंकि तुमने नकल की। क्या इसमें कुछ गलत है? क्या तुम्हारे पास कॉलेज प्रवेश परीक्षा में नकल करने की योग्यता नहीं थी? लॉना, बस करो, केलर ने हंसते हुए कहा, अगर वो कॉलेज प्रवेश परीक्षा में नकल कर सकती है तो मैं उसकी प्रशंसा भी करूंगी। वैसे भी ये बहुत शर्मनाक है। एवंस परिवार के सभी युवा मास्टर नामी विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। रोज को भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन विभाग में दाखिला मिला है। उसके बेहतरीन परिवार में कोई निराशाजनक छात्र हैं, किसी ने अपना मुंह ढकते हुए मुस्कराते हुए कहा। यह असहज स्थिति है। अगर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट न होती तो कौन मानता कि वो एवंस परिवार की बेटी है? सही कहा, रोज सबसे अच्छी है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सफल रही। लॉना ने मौका पाकर उसकी तारीफ की। डोरा शर्मिंदा हो चली और बोली, मेरा इतना तारीफ मत करो। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला पाना वाकई बहुत कठिन है, लेकिन डिज़ाइन विभाग का एडमिशन स्कोर इतना ऊंचा नहीं था। मैं बस किनारे पर थी। मैं बस भाग्यशाली हूँ। भाग्य भी तुम्हारी ताकत का हिस्सा है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें प्रवेश मिला, तुम पहले से ही बहुत स्मार्ट हो, ठीक है? उल्टे, कुछ लोग किसी अनजान विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं, केलर ने कहा, और जब उसने क्रिस्टल की तरफ देखा तो पाया कि वो केक खाने में बहुत मग्न थी। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने आवाज़ उठाकर कहा, क्या ये सही है, मिस एवंस? चैप्टर 206 क्रिस्टल ने होश संभाला। कौन फेयांट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहता है? तुम, केलर ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे कोलिन यूनिवर्सिटी से प्रवेश पत्र मिला है। हालांकि कोलिन यूनिवर्सिटी कोई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन यह इतना भी खराब नहीं था। क्रिस्टल ने आश्चर्य से कहा, कोलिन यूनिवर्सिटी कहाँ है? मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। केलर चुप रह गई। केलर का मुंह लाल हो गया। तुम कोलिन यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानती? बताओ, फिर तुम्हें किस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला?
लॉर्ना ने कहा, केलर, गुस्सा मत हो। उसकी बातों में तीखी नोक है। उसने परीक्षा में बहुत खराब प्रदर्शन किया है। ऐसी कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी जहां वह जा सके? यदि तुम उससे ये सवाल करती हो, तो क्या यह उसके पुराने जख्म को छेड़ना नहीं है? यह सही है, केलर ने हाथ जोड़कर कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं शर्म से मर जाती। तुम्हारे भाई बहन सब समझदार छात्र हैं और तुम केवल एक मूर्ख छात्र हो। तुम ऐसा कैसे रह सकती हो? क्रिस्टल समझ नहीं पाई कि ये लोग उसके शैक्षिकी पृष्ठभूमि पर हमला क्यों करना चाहते हैं। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, लेकिन उनमें अन्य चीजों में प्रतिभा होती है जो दूसरे पार नहीं कर सकते। केवल उनकी शैक्षिकी पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को आंकना बहुत संकीर्ण सोच है। वो केक पर चेरी खा रही थी और इस विषय में शामिल होने का इरादा नहीं था। फिर भी केलर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। यदि तुम्हें लगता है कि कोलिन यूनिवर्सिटी अच्छी स्कूल नहीं है, तो मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ भर्ती किया गया। मुझे मत बताओ कि वो कोई पोस्ट सेकेंडरी कॉलेज है। यह वाकई में मजाक होगा। क्रिस्टल थोड़ा नाराज हुई और बोली, तुमने कहा था कि मुझे शर्म से मर जाना चाहिए। हाँ, नहीं, केलर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। क्रिस्टल ने कहा, डोरा को शर्म नहीं आती। मुझे क्यों आएगी? केलर थोड़ी देर के लिए दंग रह गई। तुम्हारा मतलब क्या है? क्रिस्टल ने कांटे को नीचे रखा और कहा, जिस पहाड़ी विश्वविद्यालय में मुझे भर्ती मिला है वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, और डोरा भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में गई है। अगर मुझे शर्म से मरना चाहिए, तो क्या उसे भी मरना चाहिए? डोरा का हाथ कांपने लगा। वो चाय का कप ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। तुमने क्या कहा? केलर तुरंत बोली, यह असंभव है। तुम झूठ बोलने में बहुत बुरी हो। लॉर्ना ने ठंडे स्वर में कहा, मिस एवंस, सब जानते हैं कि तुम कॉलेज प्रवेश परीक्षा फेल हो गई। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। क्या तुम झूठ बनाना नहीं जानती? क्या तुम जानती हो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जाना कितना कठिन है? तभी क्रिस्टल को याद आया कि उसने कभी किसी को यह नहीं बताया था कि उसे किस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला। जब डेबी ने ये पूछा था, उसने बस कैजुअली कहा था कि वो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसा लगता है कि डेबी ने ये खबर सबको बता दी। डोरा ने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, क्रिस्टल, ऐसा मजाक मत करो। सामने आने पर बहुत शर्म आती है। मैं मजाक नहीं कर रही। क्रिस्टल ने माथा तजेने आकर कहा, मुझे झूठ बोलना क्यों चाहिए? क्रिस्टल के जिद्दी भाव देखकर केलर तुरंत बोली, ठीक है, अगर तुम झूठ नहीं बोल रही तो मुझे सबूत दिखाओ। जब तुमने कहा कि तुम्हें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भर्ती मिली है, तो तुम्हारा प्रवेश पत्र कहाँ है? क्रिस्टल ने केलर को अजीब नज़रों से देखा और कहा, क्या तुम हर दिन अपना प्रवेश पत्र लेकर घूमती हो? केलर चुप रह गई। लॉर्ना ने पूछा, मुझे बताओ, तुमने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कौन सा मुख्य विषय चुना? क्रिस्टल ने कहा, बायोलॉजी। लॉर्ना का चेहरा पूरी तरह से स्पीचलेस था। उसने कहा, क्या तुम पागल हो? झूठ मत बनाओ। बायोलॉजी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का सर्वश्रेष्ठ विषय है। हर साल छात्र को प्रवेश पाने के लिए बहुत उच्च अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। तुम क्या सोचती हो कि तुम कौन हो? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का बायोलॉजी विभाग और डिज़ाइन विभाग दो पूरी तरह भिन्न बातें हैं। एक के लिए विषय अंक चाहिए और दूसरे के लिए सी स्कोर। वे बिल्कुल भी एक स्तर पर नहीं हैं। चैप्टर 207। यदि डिज़ाइन विभाग का प्रवेश अंक 10 था, तो बायोलॉजी विभाग का अंक 50 था। हर साल वहाँ केवल थोड़ी सी संख्या में जगहें थीं और हमेशा विभिन्न शहरों के टॉप रैंकर्स उनके लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। केलर ने कहा, मैं समझ सकती हूँ यदि तुमने प्रवेश पत्र नहीं लाया, लेकिन तुम हमेशा अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजे जान सकती हो, है ना? तुम इसे अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकती हो। क्या तुम्हें हिम्मत है कि अपने नतीजे सबके सामने दिखाओ? क्रिस्टल समझ नहीं पाई कि ये लोग इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। मुझसे क्या लेना देना है कि मैं किस स्कूल में दाखिला लेती हूँ? तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। लॉर्ना ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। हर किसी की जुबान होती है, शी भी बोलना जानता है। मैं तो कह सकती हूँ कि मैं एवरग्रीन वाइन में दाखिला ले चुकी हूँ। केलर ने साथ दिया, सही कहा। तुम मुझे हंसाने पर मजबूर कर रही हो। बड़ी बड़ी बातें करते हुए तुम्हें कोई शर्म नहीं आती। तुमने तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी विभाग का भी जिक्र कर दिया। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। डोरा को यह विश्वास नहीं हुआ कि क्रिस्टल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला पा सकती है। उसने भौहें तानी और कहा, क्रिस्टल, क्या तुम सच में झूठ नहीं बोल रही? छोटा सा केक खत्म होने के बाद क्रिस्टल थोड़ा ऊब गई। मैंने तो पहले ही कहा है, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। उसका रवैया अच्छा नहीं था, पर डोरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा,
ऐसा है तो फिर तुम अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजे सबको क्यों नहीं दिखाती? इससे सब तुम्हारे भरोसेमंद होने पर यकीन कर लेंगे। क्रिस्टल चुप हो गई। ये स्पष्ट था कि डोरा उससे हंसना चाहती थी और अच्छा व्यक्ति बनने का नाटक कर रही थी। हाँ, चलो इस टॉप क्लास विद्यार्थी को देखना चाहिए, केलर ने शांत स्वर में कहा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी प्रमुख के उच्च अंक की भी इंतजार करें। क्रिस्टल ने केलर से कहा, अभी केक स्वादिष्ट था, मुझे एक और केक दो, मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ। केलर चुप हो गई। केलर के होंठ का कोना कांप उठा। वो क्रिस्टल को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरी तरफ से ले सकती हो। सैलून तुरंत केक लेकर क्रिस्टल के पास आया। अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना? केलर ने कहा, जल्दी करो और सबको दिखाओ कि तुम टॉप क्लास छात्र हो। अपने सामने चेरी केक को देखकर क्रिस्टल बहुत खुश हुई। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, परिणाम खोजना शुरू किया, अपने उम्मीदवार नंबर और पासवर्ड डाला। परिणाम की सूची खुल गई। केलर इंतजार नहीं कर सकी, वो उठकर क्रिस्टल के पास चली गई। उसने ध्यान से देखा, फिर उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसकी आवाज़ तीखी हो गई। यह असंभव है, तुमने इसे एडिट किया होगा। क्रिस्टल चुप हो गई। वो यह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि केलर ऐसा कुछ कह सकती है। केलर की प्रतिक्रिया ने अन्य लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी। लॉर्ना भी देखने गई और उसका चेहरा तुरंत ऐसा हो गया मानो उसने कोई मक्खी निगल ली हो। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए डोरा ने भौहें तानी और क्रिस्टल की स्क्रीन देखी। उसने परिणाम पृष्ठ पर लिखे शब्द देखे, चीनी 135, गणित 147, अंग्रेजी 148, बायोलॉजी 98, भौतिकी 87, रसायन विज्ञान 89। कुल अंक थे 704। वे 3 सरल अंक डोरा की आंखों को चुभे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे क्रिस्टल के अंक हो सकते हैं? हालांकि नाम सूची में क्रिस्टल के नाम में कोई समस्या नहीं थी। जो लोग अभी तक ताने दे रहे थे, वे ऐसा महसूस करने लगे जैसे उनकी गले में कुछ अटका हो और वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। क्रिस्टल ने झूठ नहीं बोला था। वो वास्तव में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी विभाग में दाखिला पाने में सक्षम थी। उसकी 704 की स्कोर के साथ बायोलॉजी विभाग में दाखिला पाना सामान्य था। उसे प्रवेश पत्र देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डोरा का चेहरा बेहद खराब था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले उसने अपनी पढ़ाई की भरपूर कोशिश की थी। अंततः वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन विभाग में दाखिला पाने में सफल रही, लेकिन वास्तव में क्रिस्टल। चैप्टर 208। केलर और बाकी लोगों को भी ऐसा लगा कि जो उन्होंने पहले कहा था वह मुंह पर तमाचा लगाने जैसा था। क्रिस्टल ने कहा कि उसने कोलन यूनिवर्सिटी के बारे में कभी नहीं सुना, शायद उसके अच्छे नंबरों की वजह से। जब तक वो टॉप विश्वविद्यालयों को जानती है, उसे कोलन यूनिवर्सिटी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम, केलर ने घृणास्पद नज़र से कहा, तुमने जानबूझकर हमें मूर्ख बनाया, है ना? तुम्हारा स्कोर 704 है लेकिन तुम कहती हो कि तुम फेल हो गई। तुम बस हमारा मजाक उड़ाना चाहती हो, है ना? क्रिस्टल असमंजस में थी। क्या यह इंसान सचमुच अपने दिमाग से कॉलेज में दाखिला पा सकता है? फिर भी कुछ लोग ऐसे गलत बयानों से सहमत थे। हाँ, तुमने आज के लिए ऐसा किया, है ना? तुम खुद पर बहुत गर्व करती हो, है ना? क्रिस्टल और अधिक भ्रमित हो गई। ऐसी भ्रमित करने वाली बात क्या होती है? क्रिस्टल को लगता था कि वो शायद अब मनुष्य लोक में नहीं रह रही थी। वो अज्ञात प्राणियों से घिरी हुई थी। डोरा ने जबरन मुस्कुराया। क्रिस्टल, तुमने कहा कि इस नंबर के साथ भी तुम फेल हो गई। ये ठीक नहीं है ना? क्रिस्टल ने कहा, मैं 720 से भी ज़्यादा अंक ला सकती थी। जब मैंने 704 अंक पाए तो ये कहना गलत नहीं कि मैंने फेल किया। सभी चुप थे। क्या तुम बात करना भी जानती हो? वो 720 से अधिक अंक ला सकती थी। उसने 704 अंक पाने पर फेल किया। वे क्रिस्टल को मार डालने की मुद्रा में थे। केलर गाली देना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसके पास कहने को कुछ भी नहीं है। वो इतनी शर्मिंदा हुई कि वो सोचते ही एक सुराख ढूंढकर छिप जाना चाहती थी। फेजेंट यूनिवर्सिटी, शर्म से मरने जैसी बात। शर्मनाक। अगर 704 अंक लाने वाले को शर्म आनी चाहिए तो उन्हें जिंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। क्रिस्टल ने केलर का केक खत्म किया और काफ़ी तृप्त महसूस किया। उसे भी लगा कि उसने एंटनी के साथ सौदा पूरा कर लिया है, इसलिए वो उठ खड़ी हुई और बोली, मैं पहले चलती हूँ, तुम लोग मज़े करो। सभी चुप रह गए। केलर की वजह से अब कोई मज़े नहीं कर सकता था। क्रिस्टल सचमुच चली गई। लॉर्ना ने गहरी सांस ली और कहा, रोज़, क्या क्रिस्टल इतनी पढ़ाकू है? क्यों कोई कहेगा कि उसने नकल की वजह से हाई स्कूल में दाखिला लिया?
एवंस परिवार को 4 साल पहले क्रिस्टल की मौजूदगी का पता चला था। हालांकि उन्होंने क्रिस्टल के लिए केवल उसका उपनाम बदला। डैक्स्टन को अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई क्रिस्टल के बारे में पूछताछ नहीं करता था। फेबी में क्रिस्टल के बारे में सारे अफवाहें डेबी और मिया से आई थीं। डोरा ने इन्हें बढ़ा चढ़ा कर सोचा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह इतनी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। मुझे भी नहीं पता, डोरा ने कहा। शायद उसने मुझे अपना परिवार नहीं माना। मैंने भी सोचा था कि उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। मैं आज आपको शर्मिंदा करने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ। रोज़, इसका तुमसे क्या लेना देना है? केलर ने जल्दी से कहा। ये सब क्रिस्टल की गलती है। मुझे लगता है कि वो बहुत चालाक है। तुम बहुत मासूम हो। उसे पूरे दिल से मत भरोसा करो। ध्यान रखना कि वो तुमसे सब कुछ न चुरा ले। सही कहा, रोज़, लॉना ने जोड़ा। ये दिखाता है कि वो कितनी शातिर है। तुम बेहतर होगा सावधान रहना। धन्यवाद, डोरा ने आह भरी। लेकिन आखिरकार मैंने उसकी पहचान चुरा ली है। वो जो चाहती है, मैं उसे रोकने वाली नहीं हूँ। केलर और लॉना और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डोरा ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी परवाह करती हो, लेकिन मेरी अपनी मजबूरी है। इस पर बात मत करते हैं, ठीक है? दोनों के पास और कुछ कहने को नहीं बचा। उन्हें नहीं पता था कि उनकी नज़र में मासूम दिखने वाली डोरा अपने नाखून तोड़ने वाली है। क्रिस्टल, मैं आज जो अपमान सहा है, उसका बदला मैं तुम्हें दोगुना दूंगी। चैप्टर 209। लेस्ली परिवार की विला से बाहर निकलने के बाद क्रिस्टल को कॉल आई कि जो कपड़े उसे दिए गए थे वो आ गए हैं। उसे बताया गया कि यदि समय मिले तो जाकर देख ले। जब क्रिस्टल फ्लावर लैंड लौटी तो उसने देखा कि सचमुच कोई बहुत सारे कपड़े लेकर आया था। पहले लैरी ने कहा था कि वो कुछ कपड़े भेजेगा। क्रिस्टल ने सामने रखे कपड़ों को देखा और हैरान रह गई। मिस एवंस, इस बार जो आया वो मुख्य डिजाइनर जूडी था। वो क्रिस्टल के प्रति बहुत उत्साहित थी और बोली, मैं हमेशा तुम्हें देखना चाहती थी। अब मुझे मौका मिला है। मैं वास्तव में आभारी हूँ। अगर शो खराब हुआ तो जिम्मेदारी उसकी होगी। क्रिस्टल ने कहा, ये तो बहुत आसान काम है, ज़रूरत नहीं। जूडी ने कहा, यहाँ सुरक्षा बहुत सख्त है। मैं ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं आई। मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें ये पसंद आएंगे। मिस, क्या तुम मास्टर बोल्टन की शिष्य हो? नहीं, क्रिस्टल ने जवाब दिया। सच तो ये था कि वो क्रिस्टी की जूनियर थी। मैं जानती हूँ कि सवाल थोड़ा अचानक है, जूडी ने कहा, लेकिन मुझे सच में लगता है कि तुम्हारी कढ़ाई की कला बहुत उत्कृष्ट है। मैं तुम्हें अपनी कार्य टीम में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करना चाहती हूँ। जूडी जिस कंपनी के लिए काम करती थी वो दुनिया के शीर्ष लग्जरी ब्रांड्स में से एक था। हालांकि जूडी मुख्य डिजाइनर नहीं थी, लेकिन उसकी भी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसे में किसी अज्ञात व्यक्ति को ऐसा निमंत्रण देना लगभग असंभव था। हालांकि क्रिस्टल ने सहमति नहीं दी, बल्कि कहा, मैं अभी मास्टर बोल्टन के स्टूडियो में सीख रही हूँ। जूडी थोड़ी नाखुश हुई। वो हमेशा मुझसे एक कदम आगे क्यों रहती है? क्रिस्टल मुस्कुराई। जूडी ने कुछ देर क्रिस्टल से बात की, फिर अपने सहयोगी के साथ चली गई। दाना ने क्रिस्टल की मदद कर कपड़े पैक किए और उन्हें श्रेणियों में बांटकर क्रिस्टल की अलमारी में रखा। अलमारी में बहुत सारी चीजें थीं, लेकिन जगह अभी भी पर्याप्त थी। क्रिस्टल, दाना ने अचानक कहा, तुम्हारा एक पत्र आया है। क्रिस्टल चौंकी और जल्दी से नीचे गई। एक पत्र? हाँ, दाना ने कहा, मैंने कई सालों में किसी को पत्र भेजते नहीं देखा। इसके अलावा यह एवंस परिवार से आया है। क्रिस्टल ने पत्र लिया और देखा। वास्तव में मूल पता एवंस परिवार के पुराने हवेली का स्थान था। उसने पत्र खोला और उसमें केवल एक फोटो थी। यह एक दृश्य चित्र था। ये हाय परिवार के छोटे आंगन का चित्र था जिसे क्रिस्टल अच्छी तरह जानती थी। डान को दरवाजे पर बैठा और सिगरेट पीता भी देखा जा सकता था। क्रिस्टल हंस पड़ी। उसने फोटो पलटी और देखा कि पीछे जोरदार हस्ताक्षर में लिखा था, मैं कुछ सालों से वापस नहीं आया हूँ। नज़ारा अभी भी वैसा ही है और पुराने परिचित अब भी सबसे अच्छे हैं। दाना ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्रिस्टल, ये तुम्हें किसने भेजा? क्रिस्टल ने 1 मिनट सोचा और कहा, एक बहुत अच्छा दोस्त। दाना ने सिर हिलाया, फोटो देखा और कहा, क्या यह वही जगह है जहां तुम रहती थी? क्रिस्टल ने सिर हिलाया। हाँ, सच कहूँ तो फोटो में घर और फ्लावर लैंड में रहने के बीच बड़ा अंतर था। दाना को ये भी पता था कि क्रिस्टल ने हाय परिवार में अच्छा जीवन नहीं जिया था, लेकिन फोटो देखते हुए उसकी आंखों में अभी भी उस जगह की लालसा थी। वो हमेशा केवल उन सुंदर और खुशहाल चीज़ों को ही याद करती थी और दुनिया के अधिकांश लोगों की तुलना में जिंदगी को पूरी तरह जीती थी। चैप्टर 210।
कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ मार्क उन उच्च अधिकारियों को ठंडी नज़र से देखता हुआ बोला, हैरल्ड मर चुका है। चूंकि वो मर चुका है तो मुझे कंपनी का नियंत्रण लेना चाहिए। तुम लोग सत्ता पर बने रहने का क्या मतलब समझते हो? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? सभी उच्च अधिकारी चुप थे। क्या मजाक है? वे भी चाहते थे कि हैरल्ड सच में मर जाए। इस तरह उन्हें डराव की प्रबंधन बैठकों का सामना न करना पड़े। किसी के बोलने नहीं पर मार्क और अधिक गुस्से में आ गया। उसने मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, तुम लोग क्या मतलब समझते हो? क्या तुम सभी बहरे हो? आखिरकार किसी ने कहा, मिस्टर वाइट, भले ही वाइट परिवार के अंतिम संस्कार ने सनसनी फैलाई हो, लेकिन मास्टर वाइट का मृत्यु प्रमाण पत्र अभी पंजीकृत नहीं हुआ है। अभी कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक मास्टर वाइट ही है। आपने उसके शेयर नहीं लिए, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से सत्ता आपको सौंपेंगे नहीं। मार्क ने भौहें तानी और कहा, यह सिर्फ समय की बात है। मिस्टर वाइट, कृपया पहले शेयर हासिल कर ले, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में वापस आएं। एक वरिष्ठ अधिकारी उठकर बोला, हमें अन्य कार्य करने हैं, इसलिए हमें पहले जाना होगा। मार्क का चेहरा गुस्से से लाल था। वो सोचता था कि हैरल्ड के मरने के बाद वे वाइट ग्रुप के प्रभारी बन जाएंगे, लेकिन वो इतने दिनों बाद भी कोई अधिकार नहीं पा सका। उन्होंने गुस्से में कहा, देखो कि तुम कितने सुरक्षात्मक हो। जो सच नहीं जानते वे सोचेंगे कि हैरल्ड अभी भी जिंदा है। सभी अपने अपने कदमों में ठहर गए। हे भगवान, क्या यह व्यक्ति इस बार वाकई होशियार था? फिर भी मार्क केवल अपना क्रोध जता रहा था। वो हैरल्ड की मौत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। आखिरकार वो इतना सक्षम व्यक्ति था कि असफल नहीं होता। लूक मीटिंग रूम के बाहर खड़ा था, उच्च अधिकारियों को सिर हिलाकर विदा किया और ऊपर की ओर चला गया। हैरल्ड अपनी कुर्सी में झुका हुआ कंप्यूटर पर दस्तावेज देख रहा था। लूक दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे डर है कि मुझे उससे कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला। हैरल्ड के हाथ में कलम मेज पर रखी। वो ताना मारा, क्या मूर्ख है। वो दूसरों द्वारा इस्तेमाल किया गया और अब तक यह नहीं जान पाया कि वे कौन हैं। लूक ने कहा, पर्दे के पीछे वाला व्यक्ति अपनी पहचान तक नहीं छुपाता, लेकिन मार्क उस पर इतना भरोसा करता है। इससे पता चलता है कि दूसरी पार्टी वाकई ताकतवर है। हैरल्ड ने मनमानी नज़र से अपनी उंगलियों को देखा। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। चाहे वो कोई भी हो, अगर मेरी योजना के खिलाफ साजिश रचनी है तो उसे इस खुशी का आनंद लेने के लिए जिंदा रहना होगा। लूक ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे आज तुम्हारा दाह संस्कार का दिन है। हैरल्ड उलझन में था। लूक ने खांसते हुए कहा, रिवाज अनुसार दाह संस्कार आमतौर पर सुबह जल्दी किया जाता है, लेकिन हाल ही में पुरानी मेम ने अंधविश्वासों को लेकर बहुत बड़ा ड्रामा किया है। कहा कि तुम में एक शक्तिशाली बुरी आत्मा है। यदि तुम सुबह जल्दी दफन नहीं हो सकते तो मध्यरात्रि में दफन होना चाहिए ताकि तुम्हारी शुद्धि हो सके। हैरल्ड सुन्न था। हैरल्ड ने कहा, मुझे नहीं पता कि मार्क ने अपनी आईक्यू किससे पाई। अब लगता है कि जवाब मिल गया। लूक चुप था। तो क्रिस्टल वापस चली गई? हाँ, लूक ने कहा। आखिरकार अंतिम संस्कार बड़ा मामला है। पुरानी मेम खुद फ्लावर लैंड गई थी उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाने के लिए, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। हैरल्ड रुका। खुद? लूक हैरान था। क्या हुआ? वो किसी को व्यक्तिगत रूप से बुलाने गई। हैरल्ड ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करती जो उसकी स्थिति खराब करे। लूक ने कहा, मुझे लगता है कि वो शायद डरती है कि अगर कोई और जाएगा तो मैं अनुमति नहीं दूंगा। हैरल्ड ने खिड़की के बाहर रात के दृश्य को देखा। लगभग रात के 9 बज रहे थे और नियॉन लाइट चमक रही थी। वो अचानक उठा, अलमारी से कोट लिया और ठंडे अंदाज में बोला, चलो वापस पुराने हवेली चलते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।